हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों जैसा कि आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का। हम लोग ऑलरेडी जो है 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। क्लास 12 फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने समतल और इसके बाद परावर्तन ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला भी एक कर लिया था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम लोग ये भी कर चुके थे। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे जो है बहुत सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन के बाद अगला टॉपिक आपका प्रिज्म आएगा, तो हम लोग वो भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपको बोर्ड के लिए भी ये काम देगा। और हम लोगों को अगर कोई बच्चा आईआईटी जेई या तो नीट की तैयारी अगर करेगा या करने के लिए सोच रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो नोट्स है, ये कोटा के टीचरों द्वारा जो है लिखा हुआ नोट्स है और काफ़ी अच्छा नोट्स है। तो ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, गोली दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। तो गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। जैसे माध्यम का मतलब क्या है बच्चों? सघन माध्यम या तो विरल माध्यम। जो विरल का माध्यम होता है आपका वायु वाला माध्यम होता है। सघन का माध्यम होता है जैसे कोई लिक्विड हो गया, पानी हो गया, ये सब वाला माध्यम होता है। तो जैसा कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण के सामने नेगेटिव है और इधर क्या है, पीछे क्या है, पॉजिटिव। और जो फॉर्मूला होता है मिरर का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और f बराबर क्या होता है, r/2। तो ऑलरेडी ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जैसा कि आपतित प्रकाश किरणों की दिशा को सदैव पॉजिटिव लिया जाता है, तो ध्यान देंगे जो आपतित प्रकाश किरणें होती हैं उनको हमेशा धनात्मक की तरफ जो है लिया जाएगा, मतलब इधर पीछे की तरफ जो है लिया जाएगा दर्पण के। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, और इस पर बहुत सारे सवाल भी आते हैं। तो इसको देखना जो है बच्चों कंपलसरी है बिल्कुल। तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या है? आवर्धन क्षमता का सूत्र जिसे बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ हमेशा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर ए से लेके बी तक कोई वस्तु रखी है और ये आपका क्या है, एक मिरर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को निकालना है इसमें आवर्धन क्षमता। तो जो आवर्धन क्षमता होती है वो प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। ये जो वस्तु यहाँ पर है इसका आकार क्या है, ये होगा। इसके बाद प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब आपका इमेज मान लीजिए यहाँ से वस्तु का इमेज मान लीजिए ये बनेगा। ठीक, फिर इस पर जो है आकर आपतित किरण जो है यहाँ पर परावर्तित होगी। तो ए बी का, ए डैश बी डैश पर जो भी इमेज बनेगा उसका आकार। तो बच्चों m बराबर एच आई अपन एच ओ। ठीक, तो जो प्रतिबिंब का आकार है मैंने अभी आपको बोला कहाँ पर बनेगा, ए डैश बी डैश पर बनेगा। और जो एच ओ ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक, एच ओ का मतलब क्या समझे आप लोग, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट, ए बी है। इसके बाद आई का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है, इमेज। आई का मतलब क्या है, इमेज। आई का मतलब है इमेज जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं वस्तु। ठीक है, या तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू वाई आई अपन वाई ओ इज इक्वल टू -v/u। क्योंकि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है, -v, और वस्तु की दूरी क्या होती है, u। तो -v/u। तो आपका ये क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला। और y इनिशियल अपन y ऑब्जेक्ट, इसके लिए सॉरी इनिशियल नहीं, यहाँ पर क्या है आपका इमेज है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ठीक है, कभी कभी कंपटीशन में हमेशा दिया रहता है रे के लिए। ठीक, आर ए वाई जो होता है किरण, उसके रिस्पेक्ट में कभी ना कभी ये तो दे देता है, तो कंफ्यूजन के लिए हमेशा जो है आता है। तो चलिए बच्चों आगे अब हम लोग देखते हैं। आगे है हम लोग का क्या, कि मान लीजिए जो आपका आवर्धन क्षमता होता है m, अगर पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा। अगर m आपका नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। अगर m क्या होगा, एक से बड़ा होगा, तो आपका जो है क्या प्रतिबिंब बनेगा, मतलब h इमेज अपॉन h ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको याद रखेंगे
इसके बाद अगर m <1 है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा और m = 1 है तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको जो है हमेशा मल्टीपल चॉइस में इस प्रकार का क्वेश्चन जो है मिल सकता है और आपका बोर्ड में 1 नंबर में भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपका अवतल दर्पण है, ठीक है? और यहाँ पर आपका जो है त्रिज्या आरओसी 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद वस्तु की दूरी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ए से बी तक दिया है। इसके बाद ए वाला जो वस्तु की दूरी आपका प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव से और वस्तु के बीच की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक? और इसके बाद आप लोगों को क्या ज्ञात करना है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हम लोगों को किसका वैल्यू ज्ञात करना है, v का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आरओसी बराबर आपको दिया था 20 सेंटीमीटर, डायग्राम में ऑलरेडी दे रखा है। तो फॉर्मूला आपका होता है F बराबर R/2। तो 20/2 बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है आपकी, निगेटिव होती है, ठीक है? इसके बाद 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v फॉर्मूला होगा। तो 1/-10 रख दिए, 1/v और -1/15 हो गया। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आप आराम से सॉल्व करते हैं। -1/50 है तो इस साइड लाओगे तो 1/15 हो जाएगा, माइनस 1/10 हम लोग लिख सकते हैं बराबर 1/v। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 10 - 15/15 दहा में 150 हो जाएगा बराबर 1/v। तो -5 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 150 बराबर 1/v। तो यहाँ से इसको अगर आप ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 5 से -1 बटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा और इसके बाद 1/v। अब 1/v है तो उल्टा करोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, -30 -30 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है? दर्पण के सामने बनेगा और इसके बाद क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने क्यों बनेगा बच्चों, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग जब किए थे टॉपिक, तो एम पर यहाँ पर जो देखे थे डायग्राम में, सामने की तरफ क्या था, माइनस था और पीछे की तरफ क्या था, प्लस था। तो जाके आप वीडियो को जो है रिमाइंड करके देख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है इसमें, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता बच्चों ज्ञात करेंगे हम लोग, m बराबर क्या होता है, -v/u। तो -v/u, तो हम लोग का अभी जो वैल्यू आया है v बराबर कितना आया था, -30। u का मान कितना है, -15। तो -30/-15, इसके बाद -v/u तो क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 15 दूना 30 और ये माइनस, तो आपका आवर्धन क्षमता कितना आ जाएगा, -2। तो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक तो होता नहीं है, ठीक? इसका मतलब आकार आपको वहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में 4 सेंटीमीटर दिया था। इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब इधर बन रहा है वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा आवर्धन क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक? जो है और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, वही सेम कहानी, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। आगे आपका माइनस पीछे प्लस, आपको कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। आरओसी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है और जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश से बी डैश तक वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को सेम कहानी है, एफ तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, फॉर्मूला आपका क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और u बराबर यहाँ पर क्या है आपका, -10 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे, ठीक? और v क्या होता है, पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण में। तो 1/v बराबर 1/10 और इधर से ये चला जाएगा तो +1/10 हो जाएगा। तो जब हर बराबर है तो 10 ऊपर का जुड़ जाएगा, 1 1 2, तो 1/5 v बराबर कितना आया, +5 सेंटीमीटर आ गया, +5 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद m बराबर क्या होगा, -v/u। तो माइनस रहेगा और v आपका पॉजिटिव में 5 आया है, u कितना है, -10।
तो -1/2 और ये माइनस प्लस 1/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर। और जो आकार आपका ज्ञात कर लेंगे यहाँ से 2 गुणे 1/2 ये है, तो इसका मतलब ये कैंसिल होगा तो 1 सेंटीमीटर आएगा। 2 कहाँ से ले लिए हम लोग? जो ए से बी के बीच का वो डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, वही आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा आपका? आभासी बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है आपका? आभासी बनता है, ठीक? और जहाँ पर आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब ऑटोमेटिक क्या होगा? छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। हेलो गाइस, तो हम लोग अब एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग का टॉपिक है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड। इससे क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तब भी इससे क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों के अपवर्तन क्या होता है। अभी आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी जो है लाइट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो जैसा कि अपवर्तन क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिफ्रैक्शन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन, परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। तो जो अपवर्तन होता है इसमें क्या होता है, जैसे कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा-सा क्या होती है? विचलित हो जाती है, ठीक है? मार्ग का मतलब अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन। जैसे कि अगर मान लीजिए इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखना है, तो बच्चों एक ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें आप पेन को डालिए, तो जैसे ही पेन को आप डालेंगे, तो पानी में जितना भी पेन का भाग होगा, तो थोड़ा-सा अपने पथ से जो है आपको विचलित होता हुआ दिखाई देगा। और जबकि मान लीजिए कोई ग्लास में वाटर है, ठीक है? तो जो ग्लास वाला वाटर होगा उसको हम लोग सघन माध्यम बोल देंगे और ऊपर की तरफ जो माध्यम होगा हम लोग क्या बोल देंगे उसको? विरल माध्यम बोल देंगे। ठीक है बच्चों? अगर आपको इसका रियल एग्ज़ाम्पल देखना है, तो आप देख सकते हैं इसको। ग्लास में आप पानी लेके अपने घर पर भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए क्या है आपका ग्लास का पानी है, तो मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको अगर दिख रहा होगा इस टाइप का, तो आप देख रहे होंगे कि जो पेन है और पानी है, यहाँ पर थोड़ा-सा जो पथ है ऊपर का, नीचे थोड़ा-सा क्या हो रहा है विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इधर, देखिए, इधर जो पथ है, ये पानी वाला जो पथ आपको यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा-सा क्या हो रहा है, विचलित दिखाई दे रहा है। जबकि जो आपका एक माध्यम मान लीजिए विरल माध्यम है, नीचे वाला आपका माध्यम क्या है, सघन है। ठीक है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये वाला जो पथ है, ये थोड़ा-सा इस साइड जो है आपको मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपवर्तन की घटना यही है। अगर आप दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके समझना चाहते हैं, तो जैसे आप किसी पानी के किनारे खड़े हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका परछाई बनेगी, वो थोड़ा-सा अपने पथ से विचलित बनेगा। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो देखते हैं अपवर्तन क्या है। जैसे मान लीजिए माध्यम एक है विरल और ये है सघन। अब कोई आपतित किरण आ रही है, प्रकाश की आपतित किरण। इसके बाद ये जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो थोड़ा-सा अपने पथ से क्या हुआ, अभिलंब की तरफ क्या हुई, झुक गई। अभिलंब की तरफ क्या हुई, झुक गई। तो बच्चों अगर अभिलंब की तरफ जब भी प्रकाश किरण झुकती है कैसे? जब किसमें जाता है विरल से सघन माध्यम में। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब भी विरल से सघन माध्यम में जाए, विरल से सघन माध्यम में जाए, तो वहाँ पर I ग्रेटर देन क्या होगा? R होगा। I ग्रेटर देन R होगा और जो किरण होगी वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है? और दूसरा कंडीशन होता है जब सघन से सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए, तो यहाँ पे I लेस देन R होगा, ठीक? I लेस देन R, I लेस देन R। I आपका क्या है? आपतन कोण है और R क्या है आपका? यहाँ पे अपवर्तन कोण है, ठीक है? I आपका आपतन कोण हो जाएगा और R जो है अपवर्तन कोण होगा। इसके बाद जब सघन से विरल में जा रही है, तो ये किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब इसका जो पथ बनेगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा सेकंड वाले कंडीशन में। तो पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई।
और ये हो गया मीडियम 1, मीडियम 2 जो हम लोग बात कर ली विरल और सघन की। ठीक है, यहाँ पे V1 और लैम्डा 1 होगा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, V क्या है आपका चाल है। यहाँ पर V2 और लैम्डा 2 हम लोग दूसरे माध्यम में ले सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन हो गया, हम लोग दिखा दिए। इंग्लिश में विरल को क्या बोलते हैं? रेयर, रेयर मीडियम बोलते हैं। और सघन को क्या बोलते हैं? डेंसर। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर, DENSER। तो हम लोग का ये हो गया अपवर्तन का कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम जो हम लोग देखेंगे वो डायग्राम से ही देखेंगे। तो पहला नियम जैसे हम लोग का क्या है, ये क्या है? अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। अगर बच्चों आपको लिखना है अपवर्तन का डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम में पहला नियम जो होता है, आपतित किरण और इसके बाद अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि बच्चों अगर आप डायग्राम में देखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इसके बाद अभिलंब तीनों क्या हैं? एक ही तल में है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये 2 डायमेंशनल में डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नियम होता है उसे हम लोग एक नाम से जानते हैं, स्नेल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नेतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, इसमें n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, म्यू बराबर C/V। और जो मैं आप लोगों को डेफिनेशन की बात अभी बोला कि स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात जो होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से आप परिभाषा को देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कांस्टेंट जो होता है n से हम लोग डिनोट करते हैं। कांस्टेंट n बराबर साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे 1 n 2 क्यों लिखा गया है? तो बच्चों 1 का मतलब है माध्यम 1, 2 का मतलब है माध्यम 2। तो माध्यम 1 से 2 के सापेक्ष, या तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? n2 बाई n1। हमेशा माध्यम 2 को ऊपर लिखते हैं अंश में, और हर में जो है माध्यम 1 को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि 1 एंड 2 आपका क्या है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये देखिए, दूसरे माध्यम का हम लोग पहले माध्यम का सापेक्ष का अपवर्तनांक लिखते हैं। तो ये था अपवर्तन का 2 नियम। पहला आप लोग समझ गए होंगे, जो कि इतना सिंपल था। इसके बाद दूसरा था स्नेल का नियम, जिसमें क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई। अगर आप लिखना चाहते हैं डेफिनेशन, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई होता है तथा परावर्तन कोण की ज्या, सॉरी अपवर्तन कोण की ज्या, यहाँ पे अपवर्तन की बात अपन कर रहे हैं। तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, तो 1 एन टू इज इक्वल टू n2 बाई n1। अब जैसे अब हम लोग आगे टॉपिक नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब बच्चों जैसे साइन आई अपन साइन आर बराबर n2 बाई n1 है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला होता है n बराबर C/V। तो n1 एक माध्यम, दूसरा माध्यम n2 इज इक्वल टू C/V2। तो अपन लिख सकते हैं n2 बाई n1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है V बराबर F इंटू लेमडा। ये आपका F जो आ जाता है इधर, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, F लेमडा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, या तो अपन लिख सकते हैं V1 बाई V2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ये सब फॉर्मूला आपको काम कब देगा बच्चों? इस पर जो है आपको एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। तो आप लिख सकते हैं स्नेल के नियम को, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो कुल मिला के एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनता है, जिसमें आप जो है वेग को भी देख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य को भी देख सकते हैं और अपवर्तनांक को भी देख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर। इसके बाद हम लोग इसका केस 1 में देखते हैं। अब केस 1 में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, तो हम लोग का केस 1 क्या है?
N2 ग्रेटर देन N1 है, ठीक है। जब N2 ग्रेटर देन N1 मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 से क्या हो, ज्यादा, तो sin i बाई sin r इज इक्वल टू N2 बाई N1 ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब जब 1 से ज्यादा होगा N2 बाई N1 तो sin i ग्रेटर साइन आर, क्योंकि साइन आर का 1 में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये बच्चों क्या दिया है, साइन आई अपॉन साइन आर है और ग्रेटर देन क्या लिखा है 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, साइन आर। अब यहाँ से हम लोग साइन को नेग्लिजिबल कर देंगे और आई ग्रेटर देन आर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आई ग्रेटर देन आर आप कब देखे थे, अपवर्तन के फर्स्ट कंडीशन में देखे थे कि जब कोई आपतित किरण माध्यम 1 से मतलब विरल से किस में जाती थी, सघन में। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कौन सा माध्यम पहले है, विरल। विरल से किरण किस में जा रही है, सघन में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका आपतित आपतित किरण है आई, आपतन कोण आई हो गया। इसके बाद परावर्तन कोण क्या हो गया, आर, N2 ग्रेटर देन N1। और एक यहाँ पे आपका आ गया नया कहानी जो है डेल्टा, इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई माइनस आर। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन एंगल क्या होता है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सवाल में। गाइज अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 2 में, जिसमें आपका क्या है, N2 लेस देन N1 है। तो सेम कहानी वही, साइन आई बाई साइन आर, N2 बाई N1 लेस देन 1। तो यहाँ पे आई लेस देन आर, जो हम लोग बात किए थे सेकेंड वाला कंडीशन जो बात किए थे, किसमें जा रही थी हमारी, सघन से विरल में हमारी किरण जो है जा रही थी। तब वहां पे क्या हो रहा था, आई लेस देन आर, जो हम लोग नियम को पढ़े थे। तो सेम कहानी यहाँ पर है, सघन से विरल में किरण जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो डेविएशन एंगल आपका ये निकल के आ रहा है, अभी क्या था, आई ग्रेटर देन आर वाले में क्या था, आई माइनस आर था। लेकिन यहाँ पे डेविएशन एंगल आर माइनस आई है, ठीक है। या तो इसको आप डेल्टा इज इक्वल टू मॉड में आई माइनस आर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल माइनस प्लस में आएगा तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए गाइज अब एक हम लोगों क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। जैसा कि एक किरण इधर से आ रही है, ठीक है, इसके बाद इधर जो है आगे की तरफ जाएगी, या तो अभिलंब से की पास झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी। लेकिन इसकी जो चाल है ये कितना दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको दिया है। इसके बाद ये तो माध्यम 1 की बात हो गई, माध्यम 1 मीडियम 1, ये है मीडियम 2। और इसमें N2 आपको कितना दिया है, N1 सॉरी N1 आपको कितना दिया है 2, और N2 जो आपको कितना दिया है 3, माध्यम 1 और माध्यम 2 में। अब हम लोगों को माध्यम 2 की क्या करना है, चाल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि गाइज हम लोग फॉर्मूला अभी देखे थे कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो हम लोगों को यहाँ पे कुल मिला के रिलेशन देखना है किसमें, चाल और अपवर्तनांक में। n आपका क्या है, अपवर्तनांक है। तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो यहाँ से v1 का मान हम लोग कितना रख देंगे, 1.5 गुणे 10 की घात 8 बटे v2। N2 का मान कितना है, 3 है। N1 का मान कितना है, 2 है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पे 1.5 गुणे 10 की घात 8 अपॉन में क्या है v2। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 1.5 आ जाएगा। तो v2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 8 बटे 1.5। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। इसमें इस प्रकार का अगर आपको सवाल आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए वहां पर और किसी सवाल में आपको लैम्डा 1 तरंग दैर्ध्य दिया रहेगा माध्यम 1 का, आपको माध्यम 2 का जो है तरंग दैर्ध्य निकालना पड़ेगा। तो सवाल थोड़े चेंजेज रहेंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप आसानी से जो है कई प्रकार के सवाल कर सकते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो टॉपिक है ये आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। तो TIR के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो हम लोग अब देखते हैं। तो TIR में क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, अर्थात आपतित किरण सघन माध्यम में होना चाहिए। तो TIR का पहला कंडीशन क्या है? कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होना चाहिए? प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सघन से विरल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी से हवा में कोई भी किरण आनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्रांतिक कोण होता है वो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? आई ग्रेटर देन सी होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर आप क्रांतिक कोण वाला कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो क्रांतिक कोण का एक मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो जो है डाल रखा है यूट्यूब पर, जो कि क्लास 10th का मैंने वहाँ पे प्रकाश का चैप्टर डाला है। तो वहाँ पर आप जाके एक क्रांतिक कोण का वीडियो होगा 6-7 मिनट का, उसका कंसेप्ट भी होगा, सवाल भी होगा, तो आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आगे होगा तो हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे इस लेक्चर में भी। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग का कंडीशन क्या आपको याद रखना है कि कोई भी किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा अधिक होगा। क्रांतिक कोण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। N1 sin i इज इक्वल टू N2 sin r। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जो है एन आई है यहाँ पे और एन आर है, तो साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी ले लिए हैं। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हमने डी ले लिया है यहाँ पर, N1 की जगह, माध्यम वन की जगह, और सॉरी डेंसर ले लिए हैं, डी। ओके, डी का मतलब यहाँ पे क्या है गाइज? डेंसर। क्योंकि आर का मतलब क्या है यहाँ पे? रेयर। क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे थे? सघन से विरल की बात हम लोग कर रहे थे। तो साइंस इज इक्वल टू एन रेयर अपॉन एन डेंसर हो जाएगा। ये तो स्नेल के नियम से हो रहा है, सभी को पता होगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2/N1 लिखा है कि नहीं? ये हमारा क्या लिखा है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 क्या लिखा है? N1 लिखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए, आई की जगह पे हम लोग डेंसर ले लिए हैं, और इसके बाद N2 की जगह पे हम लोग क्या ले लिए हैं? रेयर। तो यहाँ से C इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन आर अपॉन एन डी, रेयर अपॉन डेंसर। तो क्रांतिक कोण यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है गाइज, जैसे कि मान लीजिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं और हवा तथा कांच के लिए देखते हैं साइन सी का मान। तो जैसे एन आर जो रेयर मीडियम में होता है हवा के लिए 1 होगा, और कांच का क्या होगा? 3/2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट होगा 2/3, तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो क्रांतिक कोण इससे कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरे सवाल में आप देख सकते हैं हवा तथा पानी के लिए, तो 1/4/3 पानी का होगा। ठीक है, हवा का 1 होता है एन, सभी को पता है रेयर मीडियम में। एन रेयर मतलब विरल माध्यम में एन का मान हमेशा वायु के लिए कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसके बाद पानी के लिए जो एन का मान होता है अपवर्तनांक, एन इज इक्वल टू 4/3। और यहाँ पर कांच के लिए क्या था? एन इज इक्वल टू 3/2। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है गाइज, इसके बाद यहाँ से क्या हो गया? उल्टा हो गया, 3/4, तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 हो गया। आगे अब हम लोग देखते हैं, एक हम लोग का एग्जाम्पल है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक nवे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए चित्र में दर्शाई गई प्रकाश किरण प्रिज्म की बीसी सतह को पार न कर सके। जैसा कि एक प्रिज्म है, कांच का टुकड़ा है, यहाँ पे एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर जब क्या होता है? अपवर्तन होता है प्रिज्म में, तो इस प्रकार की घटना होती है, मतलब किरण ऐसे आती है, हम लोग क्या डाले हैं? अविलंब डाले हैं, एन। ठीक, इसके बाद बाहर आपका एयर है मीडियम, और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? सी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे TIR हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आई ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, इसके बाद आई का मतलब साइन 45 डिग्री दे रखा है, और साइन सी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2 होगा, तो साइन सी 1/√2। ठीक है, इसके बाद गाइज यहाँ से मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बिल्कुल साइन सी जो है, साइन को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1/√2 ग्रेटर देन 1/n, मतलब जो साइन को हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे, मतलब उसका जो मान होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो इसीलिए हम लोग कंपेरिजन किससे कर लिए, c इज इक्वल टू क्या रख लिए, 1/n। c इज इक्वल टू क्या ले लिए, 1/n। तो जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, ठीक है, तो √2 हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं अपोजिट करने पर अगर आप इनइक्वालिटी में देखेंगे, अगर ए जिस साइड ग्रेटर होगा तो लेस हो जाता है। ये होता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, तो हमेशा याद रखना होता है। अगर 1/√2 ग्रेटर देन 1/n है, अगर जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो एक ग्रेटर वाला जो है स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज, अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रिज्म। जो कि प्रिज्म आपको देखने में कैसा लगेगा, एक कांच का होता है। अगर आप रियल में देखेंगे इसको तो इस प्रकार जो है क्या होता है, कांच का होता है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इधर से किरण आ रही है, इसके बाद इधर किरण जा रही है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। कुल मिला के जो प्रिज्म होता है, कांच का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, ठीक है। कांच का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, जो एक ट्राइंगल के आकार का होता है, ठीक है गाइज। मतलब ये कुल मिला के क्या होता है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें कितनी साइड है, तीन, ए बी और सी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि एक साइड से देखने पर दूसरे साइड हमें क्या हो, दिखाई दे, ठीक है। मतलब कोई भी किरण एक साइड से आएगी, वो दूसरे साइड पर दिखाई देगी, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म होगा। मतलब ये कुल मिला के 3 डायमेंशनल क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, प्रिज्म होता है। अभी हम लोग प्रिज्म के बारे में और भी आगे जो है देखते हैं, कंसेप्ट क्या है हमारा, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको जानना जरूरी था कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म का अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रिज्म का मतलब क्या होता है। जैसा कि प्रिज्म क्या होता है, इसकी सतह एक चिकनी होती है हमेशा। और एक चीज और आप ध्यान देंगे, प्रिज्म हमेशा आपका क्या करता है, अपवर्तन करता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं डायग्राम बना के कि कैसे हमारा अपवर्तन होगा। तो एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा अपवर्तन करता है। और इसके बाद प्रिज्म में हमेशा दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं, दो त्रिभुजाकार, ये 3D में आपको दिखेगा। इसके बाद तीन आयताकार फलक होते हैं। ये जो आयताकार मैं बनाया हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने क्या बना दिया है, ठीक है। और गाइज कुल मिला के जो प्रिज्म का रियल स्ट्रक्चर होता है वो इसी टाइप का होता है। और इसमें कुल मिला के शीर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कुल मिला के शीर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसका परिवर्ती कोण क्या होता है और रिफ्लेक्शन कैसे होगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं, प्रिज्म हो गया। हम लोग प्रिज्म के एंगल को एंगल ए से डिनोट करते हैं, प्रिज्म कोण को, या तो इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, अपवर्ती कोण, एपेक्स एंगल। अब यहाँ पर ए बी किसके है, एसी का अपवर्ती पृष्ठ है। ए बी और एसी समान है, और बीसी क्या है, आपका आधार है। बीसी क्या है, आधार है। और एक आपका एंगल ही आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे निर्गत कोण, वो आगे आएगा, हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब कहानी होती है यहाँ से स्टार्ट प्रिज्म की, और हमारा प्रिज्म क्या होगा। अब देखिए, कोई एक किरण यहाँ से आई प्रिज्म पर, यहाँ पर टकराई, टकरा कर अब इधर गई। अब क्या हो रहा है, हमारा अपवर्तन। यहाँ पर जाने के बाद ये अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हुई, विचलित हो गई। और ये हम लोग क्या खींच दिए हैं बच्चों, अभिलंब खींच दिए हैं, जिसको हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल आपका आई है, बाहर आपकी किरण आ रही है तो आपतन कोण आई होगा, अंदर क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा, आप लोगों को पता है आर। इधर हम लोग ई ले लिए हैं जो निर्गत कोण है। निर्गत कोण का मतलब जो बाहर की तरफ कोण बनेगा उसको अपन निर्गत कोण बोलेंगे। कब बोलेंगे, अपवर्तन होने के बाद बोलेंगे। इसके बाद अगर इस किरण ये सीधे चली जाती है और ये किरण इधर चली जाती है आगे की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग डेविएशन एंगल निकालते हैं, विचलन कोण निकालते हैं। और हमारी ए बी सी तीन भुजा हो गई, त्रिभुजाकार होता है। तो आई होप बच्चों आपको डायग्राम में समझ में आ गया होगा। किरण इधर से आई, पहले तल से टकरा कर फिर इधर गई, फिर यहाँ से टकरा कर अभिलंब से क्या हुई, अभिलंब की तरफ झुक गई।
ठीक है। तो गाइज अगर इसमें आपको एंगल निकालना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला डेविएशन का हम लोग पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, डेविएशन। तो जैसा कि एंगल मान लीजिए ए आपका क्या है, आर है। अगर ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर बनेगा कि नहीं, 90 माइनस आर बनेगा। ए भी क्या बनेगा, 90 माइनस आर बनेगा। ठीक है, 90 माइनस आर बनेगा। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आर डैश है, हम लोग आर डैश लिए थे। ठीक, ये आर डैश है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल ए प्लस, ए वाला एंगल ए है आपका। ठीक है, ए प्लस 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। क्योंकि जब भी हम लोग किसी त्रिभुज का एंगल निकालते हैं तो उसमें तीनों कोणों की भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। सब लोगों को मैथमेटिक्स में पता ही होगा। इसके बाद फिर 90 90 180 हो गया, और हम लोग का क्या बचा, 180 180 दोनों साइड से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का बचेगा यहाँ पर माइनस आर डैश, माइनस आर डैश, माइनस क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन। ए को उस साइड लाएंगे तो माइनस से होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस से। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो बच्चों बिल्कुल सॉल्व करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस 90 90 180 हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आर प्लस आर डैश बनेगा। इसके बाद इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री क्या होगा, अगर इस साइड आएगा तो जीरो होगा। तो ए इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आर प्लस आर डैश, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब जबकि डेविएशन एंगल जब भी निकालते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, दो एंगल है, एक आर डैश का है, एक आर का है। तो डेविएशन एंगल पहले हम लोग देखे हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही देखे थे। पीछे आप जाके वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर लिखा था, और एक आर माइनस आई लिखा था दूसरे कंडीशन में, जहाँ पे आई ग्रेटर देन आर था और इसके बाद आई लेस देन आर था। लेकिन हम लोग यहाँ पे निर्गत कोण की बात किए हैं तो ई माइनस क्या लिखेंगे, आर डैश लिखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या किए, आई प्लस ई को एक साथ ले लिए और माइनस आर प्लस आर डैश कर लिए। ये वाला माइनस कॉमन ले लिया, आर प्लस आर डैश बन गया। अब आर प्लस आर डैश की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, ए। तो आई प्लस ई माइनस ए डेल्टा। तो आपका विचलन कोण है, ये क्या है आपका, प्रिज्म कोण है, जो हम लोग पहले बात किए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। चलिए गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं जो है विचलन कोण हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब एक हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पे एक ग्राफ ग्राफ है जो इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में इस साइड क्या है आपका, विचलन कोण है, डेल्टा। इसके बाद एक कर्व देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे नीचे की तरफ जब आएगा तो सबसे ज्यादा मिनिमम आपको यहाँ से दिख रहा होगा निर्गत कोण ई, जो ई के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम। इसके बाद यहाँ पे हम लोग तीन अलग अलग चीजों को ले लिए हैं, कंसीडर कर लिए हैं, आई बराबर एक्स, आई बराबर ई, आई बराबर वाई। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए ऑलरेडी हमने लिख रखा है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, जो न्यूनतम विचलन कोण आपको ग्राफ में यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके बाद तब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू ए बाई टू। और जैसा कि अगर आप प्रिज्म में देखेंगे तो प्रिज्म में आप देख सकते हैं कि इधर से एंगल गया तो आपका एक डेल्टा मिनिमम यहाँ पर बन रहा है। तो हम लोगों को डेल्टा मिनिमम जो है निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आर डैश इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या ले लिए, आर इज इक्वल टू क्या ले लिए, आई। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक ग्राफ को समझ रखा है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आएगा। तो बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे विचलन कोण के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो जैसा कि आई बराबर अभी क्या हम लोग देखे हैं, ई मिनिमम के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए हम लोग मिनिमम जो है डेविएशन एंगल के लिए हम लोग देखे हैं क्या, आई इज इक्वल टू ई। तो आई इज इक्वल टू ई हम लोग अगर रख देंगे यहाँ पर, ई इज इक्वल टू क्या रख दिए, आई रख दिए। तो आई प्लस आई माइनस ए, तो क्या हो जाएगा आपका, टू आई माइनस ए। तो आपका ये क्या निकल के आया, डेल्टा मिनिमम निकल के आया, डेल्टा मिनिमम निकल के आया।
अब एक चीज़ और आप देख लेंगे कि डेल्टा मिनिमम और इसके बाद प्रिज्म कोण में संबंध क्या है? तो वो चीज़ इस फ़ॉर्मूले पर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है प्रिज्म एबीसी, इसके बाद कोई आपतित किरण आ रही है, फिर टकरा कर फिर इस माध्यम में वापस जा रही है। निर्गत कोण ई है, आर है, आर डैश है, आई है और ई है निर्गत कोण। इसके बाद एनएस बाहर का है एंगल और एनपी जो है अंदर का है। सॉरी, मतलब बाहर के सरफेस का अपवर्तनांक है और ये एनपी अंदर के सरफेस का अपवर्तनांक है। तो जैसा कि ए बी सतह पर स्नेल के नियम से n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, इसके बाद ns sin i इज इक्वल टू np sin r, तो np बाई ns इज इक्वल टू sin i बाई sin r। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, n2 बाई n1 करके हम लोगों ने माध्यम पढ़ा था। तो जैसा कि ns माध्यम 1 हो गया और अंदर का माध्यम n2 था, ठीक है। तो np बाई ns इज इक्वल टू sin i बाई sin r। तो n जो इसका रिलेशन होगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू, जहाँ पे एन रिलेटिव का मतलब क्या है, बाह्य माध्यम के लिए सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक एन पी बाई एन एस। तो आपका फॉर्मूला गाइज क्या बन गया, एन पी एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू साइन ए बाई टू। अब इस पर जो सवाल आएगा आपका, हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो मान लीजिए डेल्टा मिनिमम कहीं पर पूछ सकता है, या तो ए की वैल्यू पूछ सकता है, या तो एन जो है पूछ सकता है। तो आपको डेल्टा मिनिमम दिया रहेगा सवाल में और ए का मान आपको दिया रहेगा, ठीक है गाइज। तो जैसा कि ये आप लोगों ने देख लिया कि बाह्य माध्यम के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक एन आर ई एल रिलेटिव इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसा कि गाइज आप लोगों ने देखा कि डेल्टा मिनिमम तो हम निकाल लिए, तो क्या डेल्टा मैक्सिमम भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मान लीजिए अगर हम लोगों को डेल्टा मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा, तो इज इक्वल टू मान लीजिए निर्गत कोण बाहर का कोण क्या होगा 90 डिग्री, इधर हम लोग का आई मिनिमम है। तो डेल्टा मैक्सिमम जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ पे आई मिनिमम हम लोग लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा आई मिनिमम आ जाएगा। तो जब भी डेल्टा मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहले आई मिनिमम प्लस 90 माइनस ए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, प्रिज्म कोण क्या हो, बहुत छोटा हो। तो जैसा कि एंगल आई सेम है, वही कहानी आर आर डैश सेम है, एन पी एन एस सेम है, जो पिछले डायग्राम में आपको मैंने समझाया था। तो हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट करना है रिलेशन, ठीक, एन आर ई एल में और ए में और आर डैश में क्या संबंध है। तो जैसा कि ए बी इज इक्वल टू एन वन साइन आई एन टू साइन आर सेम है, वही कहानी एन एस आई एन पी आर ले सकते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस इंटू आर, यहाँ से हम लोग अलग कर लिए, ठीक है। फिर एन पी बाई एन एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर ई एल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख लिए। अब एसी सतह पर वही सेम कहानी आर डैश, बाहरी एंगल क्या था, ई था। इसके बाद सेम एन आर ई एल आर डैश, तो एक ये बना और एक ये बन गया। इसके बाद डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा तो गाइज हमारा क्या बना, एक ये बन गया एन आर ई एल आर, एन पी बाई एन एस है, आर डैश है, तो एन आर ई एल आर डैश टू बन गया, सापेक्ष रिलेटिव मतलब सापेक्ष आर ई एल। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन आर ई एल प्लस आर और एन आर ई एल आर डैश माइनस ए। तो जैसा कि गाइज अगर यहाँ से एन आर ई एल कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, आर प्लस आर डैश माइनस ए बन जाएगा। तो जैसा कि गाइज हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, एन आर ई एल कॉमन ले लिए, तो आर प्लस आर डैश माइनस ए बन गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ए, आर प्लस आर डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर ई एल माइनस वन। इसका मतलब अगर यहाँ भी ए लिखेंगे तो ये हम लोग क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। जैसे ए इज इक्वल टू इस हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में देखे थे, आर प्लस आर डैश हम लोग फाइंड आउट किए थे सबसे स्टार्टिंग में। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे एन आर ई एल इंटू ए माइनस ए, तो ए हमने क्या ले लिया यहाँ से कॉमन। जब ए कॉमन ले लेंगे तो एन आर ई एल बचेगा और यहाँ पर वन बच जाएगा, माइनस वन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का महासंग्राम और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारा परीक्षा में आता है। तो जैसा कि आपको एक प्रिज्म है और बाहर की तरफ क्या है, हवा, माध्यम एक हवा, n बराबर 1।
और अंदर की तरफ n इज इक्वल टू 3/2 दिया है। ठीक है, तो गाइज हम लोगों को ज्ञात करना है न्यूनतम विचलन कोण और इसके संगत आपतन कोण का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस टाइप का सवाल देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला आएगा और आपको क्या ज्ञात करना है? आपतन कोण। तो जैसा कि डेल्टा मिनिमम आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसके बाद गाइज आर या आर डैश अभी हम लोग देखे हैं पीछे कंसेप्ट में कि a/2 करके हम लोग निकालते हैं। तो जैसा कि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो a/2 इसका मतलब कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला रखेंगे n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। तो जैसा कि n1 की जगह पे हमारा क्या था? हवा का माध्यम। ये माध्यम 1 था डायग्राम में और माध्यम 2 3/2 था, तो हम लोग रख लिए। और एंगल कितना रख देंगे गाइज? आर की जगह पे हम लोग निकाले हैं 30 अंश तो साइन आई इज इक्वल टू 3/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 और गुणे 3/2, तो आपका कितना आ गया? 3/4। यहाँ से अगर आप निकालेंगे आई कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स 3/4। साइन इस साइड चला जाएगा, ठीक। साइन आई बराबर कितना है? 3/4। साइन इस साइड आया तो साइन इनवर्स 3/4। अब अपन ज्ञात कर लेंगे डेल्टा मिनिमम, जो हम लोगों को सवाल में पूछा है। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए होता है, ठीक है। आई की जगह पे क्या रख देंगे? साइन इनवर्स 3/4 माइनस ए, 60 डिग्री रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर गाइज आपको मेथड 2 से इस सवाल को सॉल्व करना होगा तो मेथड 2 से कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू साइन a/2। तो जैसा कि गाइज n इज इक्वल टू आप क्या रख लेंगे? 3/2 और साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 और साइन 30 अंश हो जाएगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा जैसा कि गाइज 2 साइन इनवर्स 3/4 है और 60 अंश इधर आ जाएगा तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा बराबर डेल्टा मिनिमम। तो कुल मिला के ए भी क्या ऐसा लिखा है? सेम, मतलब इसी टाइप का ए भी आ जाएगा आंसर। तो आप दोनों फॉर्मूला यूज करके डेल्टा मिनिमम को निकाल सकते हैं। या तो आप 2i माइनस ए से निकाल सकते हैं, या तो दूसरा फॉर्मूला अपन क्या लगा सकते हैं जो बोर्ड में मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन में साइन a/2। चलिए बच्चों, अब इस सवाल में हम लोगों को क्या पूछा था? आपतन कोण आई का मान पूछा है। तो आपतन कोण आई का मान कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू हमारा क्या आया था? 2 साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60। अब डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो जैसा कि आई बराबर क्या होता है? ई। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे मान 2 साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60 इज इक्वल टू आई प्लस आई, 2i हो जाएगा। आई इज इक्वल टू ई रखेंगे, ठीक है। और ए की जगह पे अपन रख देंगे 60 डिग्री, तो 60 खत्म हो जाएगा इधर से। और इसके बाद हमारा बचेगा 2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2i। तो जैसा कि 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा तो अपना आ जाएगा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो यहाँ से हम लोग का आपतन कोण भी ज्ञात हो गया। तो अपन लोगों ने क्या क्या ज्ञात कर लिया? डेल्टा मिनिमम ज्ञात कर लिया, आई का मान ज्ञात कर लिया और आर का मान प्रिज्म कोण से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल अगला क्या है। तो जैसा कि गाइज इसमें आपको दिया हुआ है 60 डिग्री प्रिज्म कोण, इसके बाद अंदर का अपवर्तनांक √7/3 और बाहर का आपको हवा होगा तो मीडियम n इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। हवा है, हवा का माध्यम विरल, तो n इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोगों को इसमें ज्ञात करना अधिकतम विचलन कोण और इसके संगत आपतन कोण ज्ञात कीजिए और न्यूनतम कोण भी ज्ञात कीजिए। तो अपन ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। n1 का मान हवा के लिए 1 रखेंगे sin i, और n2 का मान √7/3 दिया है तो वो हम लोग रखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो जैसा कि √3 खत्म तो √7/2 आ गया हमारा। क्या आ गया बच्चों? √7/2 आ गया। साइन आई इज इक्वल टू हमारा आ गया √7/2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स √7/2, ठीक। अब डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? 2i माइनस ए से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है गाइज। 2i माइनस ए से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन में साइन a/2। तो हम लोग दो तरीकों से इसको ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे 2 और आई की जगह पे हम लोग जो निकाले हैं मान ए वाला साइन इनवर्स √7/2 रख देंगे और इसके बाद माइनस ए की जगह पे अपना क्या आया है 30 डिग्री। ए की जगह पे 30 डिग्री कैसे आया है क्योंकि r इज इक्वल टू होता है a/2। ठीक है गाइज, तो ये हमारा आ गया क्या आंसर आ गया। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू हम लोग रखे हैं बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक, प्रिज्म कोण हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट रखेंगे 60 डिग्री। अब हम लोगों को आगे क्या ज्ञात करना है, अब हम लोगों को अधिकतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग अधिकतम विचलन कोण के लिए देखते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसा कि गाइज मैक्सिमम के लिए क्या होता है फॉर्मूला n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, सेम कहानी। तो यहाँ पे जो साइन आई मिनिमम हो जाएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उधर फॉर्मूले में बता रखा है। n2 इज इक्वल टू 7 √7/3 है, तो √7/3 रख लेंगे और साइन आर जो होगा आपका a-c एंगल बनेगा। तो साइन a-b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जैसा कि गाइस साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है रेयर अपॉन डेंसर। तो रेयर का मतलब है 1 और डेंसर का मतलब क्या था √7/3। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा √3/7। साइन सी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद साइन सी निकाल लिए तो कॉस सी क्या हो जाएगा 2/√7 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो √7/3 साइन ए की जगह पे रख दिए और कॉस सी भी निकाल लिए थे और इसके बाद कॉस ए और साइन सी। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 1/2 आएगा। गाइस सॉल्व कर लेंगे, इसको जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर करेक्ट है तो सही है, अगर दूसरा कोई आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं। ठीक है लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई होप 1/2 आएगा। तो 1/2 जो है आई साइन आई मिनिमम है। ठीक, यहाँ पे साइन, अब हमारा ये जो आया साइन आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या है 1/2। अब साइन कितने अंश का मान होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो साइन से साइन खत्म होगा तो आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डेल्टा मैक्सिमम के लिए। तो जो आपका डेल्टा मैक्सिमम है आई प्लस ई माइनस ए, तो आई मिनिमम का मान रखेंगे 30 अंश प्लस 90 अंश माइनस 60 अंश। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 माइनस 60। तो गाइज कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। कितना सिंपल सवाल था ये, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको एक प्रिज्म है, बाहर की तरफ हवा है, अंदर की तरफ कांच है, सघन माध्यम तो n इज इक्वल टू 3/2 होता है कांच का और आपको प्रिज्म कोण दिया है 40 अंश। तो आपको डेल्टा निकालना है इसमें। तो डेल्टा का फॉर्मूला n/ReL रिलेटिव माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो 3/2 माइनस 1 इंटू क्या रखेंगे 4, सॉरी गाइस यहाँ पे 4 डिग्री है। ठीक, 40 डिग्री नहीं है, 4 डिग्री है। तो ए का मान 4 रखेंगे और ये 3/2 होगा -1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा 2। तो क्या आएगा 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4 आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 डिग्री आ जाएगा। तो इस टाइप का भी सवाल आपका एग्जाम में आता है। चलिए गाइज, अब हम लोग प्रिज्म तक सारा सवाल कर लिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन की बात करेंगे, जहां पर हम लोग फॉर्मूला को जो है सॉल्व करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग अब मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप क्या करें वेट करें और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और भी बच्चों को वीडियो शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो है सीख सकें।